मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह भारत में यूरोपियों के आगमन पर आधारित है और यूरोपियों में हम देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ, फिर डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो आज के वीडियो में हम केवल पुर्तगालियों और डचों के संदर्भ में बात करेंगे कि कैसे उनका भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले अगर हम इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें या चर्चा करें तो 15वीं शताब्दी में यूरोप वासियों ने, जिनकी सामुद्रिक जीवन में अत्यधिक रुचि थी और जिनके पास सामुद्रिक शक्ति थी, सामुद्रिक मार्ग से भारतवर्ष में प्रवेश किया था। भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो यह एक बिल्कुल नई घटना थी उस समय की। यह लोग धन लूटने या अपने धर्म का प्रचार या यहाँ पर अपनी राज्य संस्था से स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, वरन इनका एकमात्र लक्ष्य भारत के साथ व्यापार करना और उसके आर्थिक लाभों को उठाना था। न वे भारत में स्थायी रूप से निवास करना चाहते थे और न ही इसे वह अपनी जन्मभूमि बनाना चाहते थे। यद्यपि अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत का यूरोपीय देशों के साथ स्थल मार्ग से व्यापार होता था और पूर्व तथा पश्चिम के व्यापारी कुस्तुनतुनिया में आते थे, जो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था या केंद्र के रूप में जाना जाता था। अपनी वस्तुओं का विनिमय कर अपने अपने देश को लौट जाते थे, परंतु 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तब यह व्यवस्था जो है वह भंग हो गई थी। तुर्कों के भूमध्य सागर तथा लाल सागर के मार्गों को बंद कर दिया, जिससे पूर्व तथा पश्चिम का जो संपर्क था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस स्थिति का सामना करने के लिए यूरोप वासियों ने भारत में आने के लिए नए मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया था और इस दिशा में हम देखते हैं कि जो पहला कदम था वह स्पेन वालों ने उठाया था और वहाँ की रानी ने कोलंबस की सहायता कर नए मार्ग को खोजने के लिए उसे भेज दिया। परंतु भारत पहुंचने के स्थान पर जो कोलंबस था वह अमेरिका पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़े महाद्वीप का पता भी लगा लिया, जिसको आगे चलकर विश्व के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। परंतु भारत के लिए नए मार्ग को खोजने का जो श्रेय है वह स्पेनियों को नहीं वरन पुर्तगालियों को प्राप्त होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन पर पुर्तगालियों का आगमन, क्योंकि भारत भूमि पर पहली बार किसी यूरोपीय ने कदम रखा है तो वह पुर्तगाली ही थे। तो सबसे पहले वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री ने 1497 ईस्वी में 4 जहाज़ों के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया। आशा अंतरीप का चक्कर लगाता हुआ वह मई 1997 में भारत के समुद्र तट पर पहुंच गया और कालीकट के उत्तर से भारत भूमि पर उसने पदार्पण किया। इन दिनों हम देखते हैं कि यहाँ पर जमोरिन नामक एक हिंदू राजा जो है वह शासन कर रहा था। जमोरिन ने उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और उसके देशवासियों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्रदान की। अपनी यात्रा की सफलता से अत्यंत संतुष्ट होकर के वास्को डी गामा दूसरे वर्ष अपने देश को वापस लौट गया था। वास्को डी गामा ने भारत के साथ अपने देश का जो व्यापारिक संबंध स्थापित किया वह निरंतर चलने लगा और पुर्तगाली व्यापारी माल लेकर के भारत आने लगे थे। पुर्तगालियों के आने के समय भारत का सामुद्रिक व्यापार अरब के मुसलमान व्यापारियों के हाथ में था। पुर्तगालियों की मुसलमानों के साथ बहुत दिनों से शत्रुता चली आ रही थी और वे उन्हें घोर घृणा की दृष्टि से देखते थे। अतः पुर्तगालियों ने भारत में
मुस्लिम विरोधी नीति का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया और अरब व्यापारियों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय कर लिया। इस नीति का अनुसरण करने के अगर हम उद्देश्यों पर चर्चा करें तो इसके दो उद्देश्य थे। पहला तो यह है कि अरब व्यापारियों को भारत से निष्कासित कर देने से यहाँ का व्यापार पुर्तगालियों के हाथ में चला जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा, और दूसरा यह है कि उनकी जो धार्मिक भावना है वह भी संतुष्ट होगी। अपने इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पुर्तगालियों ने अपनी नीति को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। वे जहां कहीं पर गए उन्होंने अरब व्यापारियों को निकाल बाहर करने की याचना की। जमोरिन से भी इस प्रकार की याचना की गई, परंतु उसने इस याचना को स्वीकार नहीं किया। इसका कारण यह था कि अरब व्यापारी जो व्यापार कर देते थे वह राज्य की आय का बहुत बड़ा साधन था, और पुर्तगालियों की याचना को स्वीकार कर लेने पर राजकोष को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता। परंतु पुर्तगालियों ने अपने स्वार्थ के सामने जमोरिन के हित की तरफ से भी आंखें बंद कर ली थी और वह उससे पूरी तरह अप्रसन्न हो गए थे। पुर्तगालियों ने कोचिन राजा के साथ गठबंधन कर लिया। कोचिन के राजा जमोरिन का शत्रु था और उसके पास बंदरगाह भी अगर हम देखें तो वह भी जमोरिन से अच्छा था। अतः कोचीन में पुर्तगालियों को अपने स्वार्थ की सिद्धि की बड़ी आशा थी। 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आया। उसने कोचीन में पुर्तगालियों का एक दुर्ग बनवा दिया और जमोरिन तथा कोचीन के राजा में संधि भी करवा दी। इसके बाद वह फिर लिस्बन वापस चला गया। 1505 में अल्मीदा पुर्तगाली दुर्ग का गवर्नर बनकर आया और उसने कोचीन के दुर्ग की मजबूती करवाई और एक कन्नानौर में एक नए दुर्ग का निर्माण कार्य भी करवाया। इसने मालवार तट पर पुर्तगालियों की जो स्थिति थी वह बहुत अधिक सुदृढ़ हो गई। अल्मीदा के बाद फिर अल्बुकर्क गवर्नर बनकर के आया था। इससे इस बात का अनुभव किया कि पुर्तगालियों के पास एक सुरक्षित आधार होना चाहिए जहां वे अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें। कोचीन सुरक्षित नहीं था क्योंकि वह देशी राजा के अधिकार में था। अतएव अल्बुकर्क की जो दृष्टि थी वह गोवा पर पड़ गई, जो समुद्र तट के पास एक द्वीप था जिसके पास एक अच्छा बंदरगाह भी था। इन दिनों गोवा बीजापुर के सुल्तान के अधिकार में था। 1510 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े की सहायता से पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अल्बुकर्क ने इस बात का भी अनुभव किया कि उसके देश की जनसंख्या बहुत कम है और यह उनकी जनशक्ति की आवश्यकता की यहाँ पर पूर्ति नहीं कर सकता। अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने अपने आदमियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, परंतु आगे चलकर इन वैवाहिक संबंधों के जो परिणाम थे वह अच्छे नहीं हुए। अपने आदमियों की संख्या में वृद्धि करने की योजना करने के बाद उसने मालवा द्वीप में अपना एक आधार बनाने का निश्चय किया, क्योंकि मूल्यवान मसाले जिनकी पाश्चात्य देशों में बड़ी मांग थी वह वहीं पर मिलते थे। फलतः उसने 1511 ईस्वी में मलक्का में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपने देश के व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए 1513 ईस्वी में उसने अदन पर भी अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परंतु इसमें वह सफल नहीं हो पाया। अरमुंज पर अवश्य उसने अपना अधिकार जमा लिया और इसमें वह सफल भी हुआ। 1515 ईस्वी में गोवा में उसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उसकी समाधि भी बना दी गई। अल्बुकर्क ने अपने देश की जो सबसे बड़ी सेवा की थी कि उसने हिंद महासागर में अपने देशवासियों के लिए अड्डे बना दिए, जिन्हें अपना आधार बनाकर वे रक्षात्मक तथा आक्रमणात्मक युद्ध कर अपने व्यापार की रक्षा कर सकते थे। अल्बुकर्क के बाद भी पुर्तगाली लोग उनके द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण करते रहे।
1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपना केंद्र बना लिया और वहीं पर इनकी सरकार स्थापित हो गई। पुर्तगालियों की इस क्रियाशीलता से गुजरात का शासक बहादुर शाह अत्यंत सतर्क हो गया, क्योंकि सूरत, दीव, बेसीन आदि बंदरगाह जो उसके राज्य के अंतर्गत थे वह खतरे में पड़े। पुर्तगाली लोग बहुत दिनों से गुजरात के समुद्र तट पर अपना पैर भी जमाना चाहते थे। 1533 ईस्वी में बेसीन का द्वीप प्राप्त करने में वह सफल भी हो गए। पुर्तगालियों के सौभाग्य से बहादुर शाह का मुगल बादशाह हुमायूं के साथ संघर्ष जो था वह आरंभ हो गया। बहादुर शाह को विवश होकर पुर्तगालियों से सहायता की याचना करनी पड़ी और इस सहायता के बदले में उसने दीव का द्वीप पुर्तगालियों को दे दिया। इस प्रकार बेसीन तथा दीव दोनों ही पुर्तगालियों के अधिकार में हो गए और गुजरात के समुद्र तट पर उनके पैर जम गए। वास्तव में अब सारे पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित हो गई और अरब व्यापारियों को नष्ट कर उन्होंने पश्चिम समुद्र तट के सारे व्यापार को भी अपने हाथों में ले लिया था। दक्षिण भारत के मुसलमान शासकों ने उनके उन्मूलन के जो प्रयास किए थे वे सब निष्फल हो गए और पुर्तगालियों की धाक पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों का संपर्क मुगल दरबार से भी स्थापित हो गया था। सम्राट अकबर ने कुछ जेसुइट पादरियों को अपने इबादत खाने में धार्मिक विचार विनिमय के लिए भी बुलाया था। फलतः 1580 ईस्वी में जेसुइट पादरी उनके दरबार में पहुंचे थे। अब भारत का विदेशी व्यापार पूर्ण रूप से पुर्तगालियों के हाथ में चला गया और लाल सागर से लेकर के चीन के समुद्र तट तक सारा व्यापार उनके एकाधिकार में आ चुका था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा फारस की खाड़ी पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1518 में ही इन लोगों ने कोलंबो में भी अपना एक दुर्ग बना लिया और वहीं से लंका पर अपनी धाक जमाने लगे। थोड़े ही दिनों में पुर्तगालियों ने लंका के तटीय व्यापार पर भी अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस प्रकार कालांतर में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर पुर्तगालियों का प्रभाव जो था वह स्थापित हो गया और वहां पर उनका व्यापारिक तथा धर्म प्रचार का कार्य जोरों के साथ होने लगा। इस प्रकार लगभग 100 वर्ष तक पुर्तगालियों ने पूर्वीय देशों के साथ बड़ी सफलतापूर्वक व्यापार किया था और इसके बाद उनका पतन जो है वह आरंभ हो गया था। पुर्तगालियों के बाद हम बात करेंगे भारत में डचों के आगमन पर। हॉलैंड देश के जो निवासी थे वह डच कहलाते थे। हॉलैंड समुद्र तट पर स्थित है, अतएव डच लोग अत्यंत प्राचीन काल से ही बड़े कुशल नाविक रहे हैं और व्यापार में भी उनकी बड़ी रुचि थी। हॉलैंड पहले स्पेन के अधीन था, परंतु 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में डच लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और 1581 ईस्वी में उन्होंने अपने को स्वतंत्र कर लिया। इस स्वतंत्रता संग्राम के कारण स्पेन तथा हॉलैंड के संबंध अच्छे ना थे। अतः जब स्पेन ने पुर्तगालियों को अपने राज्य में मिला लिया तब पुर्तगालियों के साथ भी डच लोगों का संबंध बिगड़ गया और उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। डच लोगों का पहला जहाजी बेड़ा 1595 ईस्वी में मलाया द्वीप समूह के लिए रवाना हुआ। चूंकि पुर्तगाली लोग पहले से ही मलाया में अपनी धाक जमाए थे, अतएव मसाले के द्वीपों में डच लोगों के साथ उनकी भयानक प्रतिद्वंदिता जो थी वह आरंभ हो गई। अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए हॉलैंड वालों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डच लोगों ने भारतीय सागरों में पुर्तगालियों से प्रतिद्वंदिता न की, वरन उन्होंने अपनी सारी शक्ति मलक्का द्वीपों में केंद्रीभूत कर दी और वहां से पुर्तगालियों को भगाकर अपनी सत्ता स्थापित करना आरंभ कर दिया। 1618 ईस्वी में डच लोगों ने जावा द्वीप में
बटाविया नामक स्थान पर अपनी बस्ती बना ली और धीरे धीरे उनकी शक्ति न केवल जावा द्वीप में वरन पूरे द्वीप समूह में फैल चुकी थी। यद्यपि डच लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल द्वीप समूहों में अपने व्यापार तथा अपनी शक्ति को बढ़ाना था, परंतु भारत में भी उन्होंने अपनी कुछ व्यापारिक कोठियां बनाई हुई थी। कालांतर में कोरोमंडल तट पर कालीकट में, बंगाल में चिंसुरा में और पश्चिमी तट में सूरत में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां बनवा ली और यहाँ वे पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों दोनों के ही साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता करने लगी। जब पूर्वी द्वीप समूह में डच लोगों की धाक पूर्ण रूप से स्थापित हो गई, तब उन लोगों ने भारतीय सागरों की ओर अपना ध्यान दिया और पुर्तगालियों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था। 1636 ईस्वी में डच लोगों ने गोवा को समुद्र की ओर से घेर लिया और उस पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। लंका में भी इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बना ली और वहां के राजा से मैत्री कर वहां पुर्तगालियों को भगाना आरंभ कर दिया। 1641 ईस्वी में डच लोगों ने मलक्का पर अधिकार जमा लिया। इससे पुर्तगालियों के भाग्य का निर्माण हो गया और डच लोगों की जो प्रधानता थी वह स्थापित हो गई। 1646 में इन लोगों ने कोलंबो पर भी अपना अधिकार जमा लिया और 1658 में पुर्तगालियों को इन्होंने श्रीलंका से भी मार भगाया। इसी वर्ष इन लोगों ने नेगापट्टम को भी ले लिया, कोरोमंडल जो कि कोरोमंडल तट पर स्थित था, और कुछ दिनों बाद यहीं पूर्वी समुद्र तट पर डच लोगों का व्यापारिक केंद्र बन गया। मालवार तट पर भी कोचीन तथा अन्य बस्तियों को उन्होंने पुर्तगालियों से छीन लिया था, परंतु गोवा तथा पश्चिम तट के बंदरगाहों पर इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया। अतएव वहां पर पूर्ववत पुर्तगालियों का ही व्यापार चलता रहा। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डच लोगों का प्रधान कार्य क्षेत्र पूर्वी द्वीप समूह था। मसाले के व्यापार से वे अत्यधिक आकृष्ट हुए, अतएव मसाले के द्वीपों का सारा व्यापार उन्होंने अपने हाथों में कर लेने का प्रयत्न किया। पूर्व में अपने उपनिवेश भी स्थापित करना चाहते थे, परंतु उपनिवेश स्थापना का काम भी इन पूर्वी द्वीपों तक ही इन लोगों में सीमित रखा गया। पूर्वी द्वीपों के साथ साथ श्रीलंका में भी इन लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया था। जावा तथा श्रीलंका में डच लोगों ने अपनी शक्ति काफी मजबूत बना ली थी। भारत में डचों ने अपने उपनिवेश तथा अपनी राज्य संस्था को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, अतः उनके पैर यहाँ पर न जम सके। डचों ने भारतीय सागरों में पुर्तगालियों के व्यापार को नष्ट कर स्वयं उतना लाभ नहीं उठाया जितना यूरोप की अन्य जातियों ने उठाया था। वास्तव में देखा जाए तो डचों ने अन्य जातियों के लिए भारत के व्यापार के जो द्वार थे उनको खोल दिया और उनके मार्ग को और अधिक प्रशस्त बना दिया। डच गवर्नर जनरल बटाविया को अपनी राजधानी बनाकर वहीं से शासन करता था और भारत की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यूरोपियों के आगमन पर सबसे पहले पुर्तगाली और उसके बाद डचों का कैसे भारत पर आगमन हुआ यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।